हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इरोजन से। इससे पहले हमने देखा वेदरिंग कैसे वर्क करता है एंड डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो फॉर्म होते हैं। उसके बाद मास मूवमेंट्स या फिर मास वेस्टिंग जिसको बोलते हैं वो हमने देखा। स्लो मास वेस्टिंग एंड रैपिड। रैपिड में हमने देखा लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड डैम एंड ऑल्सो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं मड फ्लो, अर्थ फ्लो, जो कि लैंडस्लाइड के अंदर आते हैं। अब हम स्टार्ट करें इरोजन से। इरोजन, वेदरिंग और डिपोजिशन, ये तीन मेजर प्रोसेसेस होते हैं जो कि लैंडफॉर्म्स के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। वेदरिंग में हमने देखा अपने ओरिजिनल प्लेस पे जो रॉक होती है कैसे उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। वो वेदरिंग में होता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल, अलग अलग प्रोसेस की वजह से वेदरिंग होती है। इरोजन में हमने देखा जो वेदर्ड रॉक है उसका ओरिजिनल प्लेस से जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दूसरे प्लेस पे, तो इरोजन हो रहा है। डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से होता है, ग्लेशियर, स्नो, उसके बाद रिवर या फिर विंड इरोजन से होता है। उसके बाद हम देखते हैं डिपोजिशन। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वेदर्ड रॉक का, ये कहीं ना कहीं जाके इसकी वेलोसिटी कम होगी, कोई ऑब्स्टेकल आएगा जिसकी वजह से ये वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो अब स्टार्ट करें इरोजन से। इरोजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। रिवर इरोजन, विंड इरोजन, देन ग्लेशियल एंड कोस्टल रीजन में जो इरोजन होता है। तो सबसे पहले रिवर इरोजन हम आज देखेंगे, जिसमें कोर्स ऑफ रिवर, रिवर जो है तीन स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। एक तो यूथफुल स्टेज होती है जहाँ पे उसका ओरिजिन होता है, वहां पे कैसे कैसे इरोजन होता है एंड कैसे उसका जो स्ट्रीम फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मेच्योर स्टेज जहाँ पे मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स फॉर्म होते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था कि जो डिपोजिशन है वो कौन से स्टेज में करती है रिवर, तो मेच्योर स्टेज में डिपोजिशन करती है। उसके बाद ओल्डर स्टेज जिसमें फ्लड प्लेन्स, डेल्टा फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स है, सारे हम कवर कर लेंगे इसमें। सबसे पहले तो जो स्टेजेस हो गए रिवर के, वो वी शेप्ड वैलीज कैसे फॉर्म हो रही है, वाटरफॉल्स, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स। उसके बाद विंड इरोजन, ग्लेशियल एंड कोस्टल, पार्ट वन पार्ट टू करके हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आता है लैंड फॉर्म। किसी भी लैंड फॉर्म के तीन स्टेजेस होते हैं, यूथ, मेच्योर, ओल्ड एज। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे एक्ट करते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स एक्ट करते हैं जिनकी वजह से इरोजन या फिर डिपोजिशन होता है इन लैंड फॉर्म्स में, जिससे इनका स्ट्रक्चर साइज चेंज होते जाता है। अब इनमें आता है बेसिन फॉर्म होते हैं, डिप्रेशन फॉर्म होते हैं, वाटरफॉल्स फॉर्म होते हैं, फ्लड प्लेन्स फॉर्म होते हैं। इरोजन जो है वो डिस्ट्रक्शनल फोर्स है और डिपोजिशन है वो कंस्ट्रक्शनल फोर्स है। इरोजन से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वॉर्न डाउन हो रहा है हमारा लैंडस्केप, जो रॉक है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है। डिपोजिशन में वो इकट्ठी हो रही है, तो नया लैंडफॉर्म बन रहा है वहां पे। तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि टेक्टोनिक स्टेबिलिटी कितनी है हमारे लैंडमास की, क्लाइमेट कैसा है, वार्म या फिर वेट क्लाइमेट है, या फिर कोल्ड या ड्राई क्लाइमेट है, फ्रीजिंग और थॉइंग साइकिल जो हमने देखा था, इसकी ये सारे फैक्टर्स मिलके लैंडफॉर्म जो है उसके स्ट्रक्चर एंड साइज को चेंज करते हैं। इसके बाद आता है इरोजन और डिपोजिशन। हमने देख लिया, डिस्ट्रक्शनल होता है इरोजन और कंस्ट्रक्शनल होता है डिपोजिशन। यहाँ पे वेदरिंग होती है, मास वेस्टिंग होती है। ये वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन ये सब डीग्रेडेशनल प्रोसेसेस होते हैं, डिग्रेड करते हैं, इरोड करते हैं हमारे लैंड मास को। ये हमने पहले भी देखा था, वेदरिंग में जो जो फोर्सेस एक्ट करते हैं। अब इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क करती है। अब काइनेटिक एनर्जी हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। एम यहाँ पे होता है मास, एम यहाँ पे होता है मास, वी यहाँ पे होता है वेलोसिटी। एम होता है मास, वी होता है वेलोसिटी। तो जितना ज्यादा मास है और जितनी ज्यादा वेलोसिटी है वो डिसाइड करती है कि कितना ज्यादा इरोजन होगा। अब ग्लेशियर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो उसका मास बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वेलोसिटी उसकी थोड़ी कम होती है। बट इतने ज्यादा मास की वजह से अगर हम उसको कंपेयर करते हैं विंड इरोजन से, तो वो ज्यादा इरोजन करता है। बट अगर इन जनरल हम बात करें कि कौन सा टाइप ऑफ इरोजन सबसे ज्यादा इरोजन करता है लैंडमास का, तो वो रनिंग वाटर से होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है, वो अपने साथ कैरी अवे कर जाता है वेदर्ड रॉक्स को। तो सबसे ज्यादा रनिंग वाटर से इरोजन होता है, उसके बाद ग्लेशियर या फिर विंड इरोजन आता है, एंड देन एंड में ग्राउंड वाटर आता है, जहाँ पे ल- जो ऊपर रॉक्स है उनकी लेयर्स की वजह से प्रेशर जो लग रहा है, कॉम्पैक्शन फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से जो इरोजन हो रहा है धीरे धीरे रॉक्स का, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो रही है, देन वो डिस्प्लेस हो रही है। इसके बाद आता है डिपोजिशन। हमने देख लिया, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। जैसे जैसे जो इरोजनल एजेंट्स हैं उनकी वेलोसिटी कम होती जाएगी,
या कोई ऑब्स्टेकल आने की वजह से वो वहां पे रुक जाएंगे, तो वो डिपॉजिट हो जाएंगे, नया लैंडफॉर्म फॉर्म होगा। जो डिप्रेशन है उनमें एक तरीके से डिपोजिशन से फिल करते जाते हैं जो पार्टिकल्स हैं। इरोजनल एजेंट रनिंग वाटर हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, विंड हो गया, या फिर वेव्स हो गई, ग्राउंड वाटर हो गया। तो ये डिपोजिशनल एजेंट्स भी यही होते हैं जो कि इरोजनल एजेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है रिवर्स कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहले 3 से 4 सोर्सेज हो सकते हैं रिवर के। या तो स्प्रिंग्स, जो कि माउंटेन के बेस पे अंडरग्राउंड वाटर निकल रहा होता है, जो कि इसको स्प्रिंग्स बोलते हैं, उससे ओरिजिन हो सकता है रिवर का। मेल्टेड स्नो, जैसे हम बोलते हैं हैंगिंग वैलीज का जो कॉन्सेप्ट होता है कि ऊपर जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे पानी नीचे आता है, एंड देन इवेंचुअली वो वाटरफॉल्स भी फॉर्म करते हैं। उसके बाद लेक्स या वेटलैंड्स वो सोर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो वाटरशेड एरिया है वो फॉर्म होता है। इसके बाद फैक्टर्स जो कि फ्लो डिसाइड करते हैं कि रिवर किस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। सबसे पहले तो ग्रेविटी, जो कि डिसाइड करती है वाटर की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाएगा, एंड वेलोसिटी कितनी स्पीड से जाएगा। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, जो डिसाइड करती है कि सीजनल फ्लक्चुएशन जब होती है वाटर लेवल में, उसके बाद भी कितना वो सस्टेन कर पाएगी रिवर अपने फ्लो को। उसके बाद टोपोग्राफी, कि कितना ज्यादा वहां पे वेजिटेशन है, कितना ज्यादा जो स्लोप है उसकी स्टीप है कि नहीं है, वो डिपेंड करती है कि कितने ज्यादा मियांडर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे एंड कितना ज्यादा या कम इरोजन होएगा। उसके बाद टाइप ऑफ रॉक, हम देखते हैं कि ऊपर वाला जो रॉक सरफेस होता है वो हार्ड रॉक होता है, और जो नीचे वाला होता है वो सॉफ्ट रॉक होता है। हार्ड रॉक के ऊपर ही रिवर्स फ्लो करती है। तो वो डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा जॉर्जेस फॉर्म हो पाएंगे या कितना ज्यादा वाटरफॉल वहां पे फॉर्म हो पाएगा। एंड देन वेजिटेशन, हमने देखा कि कितना ज्यादा इरोजन होगा या नहीं होगा, वेजिटेशन कवर डिसाइड करता है। फिर आता है फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ऐसे लैंडफॉर्म्स जो कि रनिंग वाटर, जो रिवर है उनके इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से फॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले हाइड्रेशन हमने देख लिया कि वाटर के अंदर जो CO2 डिजोल्व होता है उसकी वजह से मिनरल सरफेस पे कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, उससे सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं, जो रॉक होती है उसकी वेदरिंग होती है, एंड धीरे धीरे बेड रॉक जो है वो टूटती है एंड रिवर के लिए रास्ता बनता जाता है। फिर कोरोजन, जो एब्रेसिव एक्शन होता है वाटर का, मतलब जैसे जैसे वाटर चलता जा रहा है उसकी जो बेड रॉक है, जो नदी की बेड रॉक है, वहां पे जब फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, जो पत्थर रगड़ खा के आगे की तरफ मूव कर रहा है वाटर की वेलोसिटी के साथ, उससे जो होता है उसको कोरोजन बोलते हैं। जैसा इससे इसी से ही हमें पता चलता है कि रिवर के आसपास हम देखते हैं जो पत्थर मिलते हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ और राउंड शेप में होते हैं, तो वो एब्रेशन और कोरोजन की वजह से होते हैं। उसके बाद एट्रिशन, जो हमने देखा ग्राइंडिंग या बम्पिंग होती है रॉक्स की अगेंस्ट ईच अदर या फिर चैनल के बेड के साथ। डाउन कटिंग, जो वर्टिकल इरोजन होता है, जैसे यहाँ पे हम देख, एक सेकेंड आप पॉज करोगे रिकॉर्डिंग। डाउन कटिंग, जिसमें हम देखते हैं वर्टिकल इरोजन होता है कि कितना ज्यादा डीप डीप होगा हमारा रिवर, वो डिसाइड करता है डाउन कटिंग। देन हेड वाटर इरोजन एंड लेटरल इरोजन। हेड वाटर इरोजन और डाउन कटिंग जो होता है वो वो रिवर के बिल्कुल यूथफुल स्टेज पे होता है जब उसका ओरिजिन होता है। हेड वाटर इरोजन यहाँ पे हम देख सकते हैं, हेड वाटर इरोजन जो होता है वो बताता है हमें कि कितनी लंबाई होगी हमारी रिवर की, कितना आगे तक हमारी रिवर जा पा रही है। एंड जो लेटरल इरोजन होता है वो डिसाइड करता है कि कितना जो विड्थ है रिवर की, कितनी चौड़ी होगी हमारे रिवर का साइज। एंड देन डाउन कटिंग, जो वर्टिकल इरोजन होता है वो डिसाइड करता है कि कितनी ज्यादा डीप होगी जो रिवर है। तो ये तीन इरोजन यूथफुल स्टेज पे होते हैं रिवर में। इसके बाद आता है यूथफुल, यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं ये यूथफुल स्टेज है। फिर यहाँ पे मेच्योर स्टेज है, एंड लास्ट में डेल्टास फॉर्म हो रहे हैं, गलीज फॉर्म हो रहे हैं, एंड देन फ्लड प्लेन इवेंचुअली फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट जो है हमारा यूथफुल स्टेज, यहाँ पे वी शेप्ड वैलीज फॉर्म होती है, जिनसे वी शेप्ड वैली या फिर यू शेप्ड वैली से ही बाद में जॉर्जेस फॉर्म होते हैं एंड केनियन फॉर्म होते हैं। फिर जब मेच्योर स्टेज पे आ जाती है तो यहाँ पे इरोजन और डिपोजिशन सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मियांडर्स फॉर्म होते हैं। मियांडर्स की वजह से फ्लड प्लेन्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि आउटर एज पे हम देखते हैं वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो वहां पे इरोजन सबसे ज्यादा होता है, एंड देन डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से ऑक्सबो लेक्स भी फॉर्म होते हैं। मेच्योर स्टेज पे मियांडर्स और ऑक्सबो लेक्स हमने देख लिया। उसके बाद जो लेटर ऑन ओल्डर स्टेज होते हैं, यहाँ पे डेल्टास फॉर्म होते हैं, वाटरशेड एरिया एंड फ्लड बेसिन यहीं पे फॉर्म होते हैं। तो ये तीन स्टेजेस होती है जिनकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स
बनते हैं। यूथफुल स्टेज पे दो टाइप का इरोजन सबसे ज्यादा होता है, एक तो डाउन कटिंग और एक होता है हेड वाटर। तो जो डाउन कटिंग है, जो हेड वाटर है, हमने देखा कि कितनी ज्यादा लेंथ होगी हमारी रिवर की, वो हेड वाटर इरोजन डिसाइड करता है। अपस्ट्रीम डायरेक्शन में होता है। गलीज और रिवाइन फॉर्म करता है जब हैवी रेनफॉल होती है। तो अलग अलग चैनल्स जो पहाड़ों में हम देखते हैं, अलग अलग छोटे छोटे चैनल्स फॉर्म हो जाते हैं, गलीज। उसके बाद कितना ज्यादा स्टीपर होगा, कितना ज्यादा अंडर कटिंग होगी, या कितना ज्यादा फ्लो होगा हमारी रिवर का, हेड वाटर इरोजन डिसाइड करता है। डाउन कटिंग, कितना ज्यादा डीप होगी रिवर, केनियन, जॉर्जेस, टेरेसेस जो फॉर्म होते हैं, वो डाउन कटिंग इरोजन की वजह से होते हैं। कितनी ज्यादा वेलोसिटी एंड कितना ज्यादा इरोजन, जितना जितना ज्यादा डीप होती जाएगी उतना ज्यादा ज्यादा इरोजन होता जाएगा ना, उतना ज्यादा ज्यादा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी हमारी रिवर की। तो यूथफुल स्टेज पे दो इरोजन काम करते हैं, एक तो डाउन कटिंग और एक हेड वाटर इरोजन। इसके बाद तीन से चार टाइप के लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं यहाँ पे। एक तो वी शेप वैली, उसके बाद वाटरफॉल्स, जॉर्जेस एंड इंटरलॉकिंग स्पर्स। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया तीन टाइप के फोर्सेस, तीन टाइप के इरोजन्स होते हैं, हेड वाटर, लेटरल और डाउन कटिंग। इंटरलॉकिंग स्पर्स की अगर बात करते हैं तो बेसिकली जो रिवर है हमारी एक तरीके से क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में जा रही है। जो रिजेस है, ये जो माउंटेन है, उसकी वजह से जो क्रिस क्रॉस, अगर टॉप व्यू से हम देखेंगे तो क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रही है, ये सोर्स है। अब यहाँ पे जो पहाड़ ऐसे फॉर्म कर रहा है डायरेक्शन, इसको बोलेंगे इंटरलॉकिंग स्पर। अब इसकी वजह से जो क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में, तो इनकी वजह से इंटरलॉकिंग स्पर्स बन रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे डिपोजिशन और इरोजन होता है। वी शेप वैलीज भी यहीं पे फॉर्म होती हैं। तो बेसिकली जो क्रिस क्रॉस फ्लो हो रहा है वेलोसिटी में इंक्रीज की वजह से रिवर के, इंटरलॉकिंग स्पर्स फॉर्म होते हैं यूथफुल स्टेज पे, जो कि हिमालयन रीजन में भी हम बहुत ज्यादा देखते हैं। इसके बाद आता है वी शेप वैलीज। तो वी शेप वैलीज में चार स्टेजेस होते हैं कि कैसे वी शेप वैलीज फॉर्म होती है। सबसे पहले जो वाटर है उसका लेवल लो होता है। दो लैंड मासेस के बीच में ये वाटर प्रेजेंट है जो कि धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। अब वर्टिकल इरोजन कैसे होगा, ये जो पार्ट है यहाँ पे अपर रॉक का। अब विंड इरोजन और इंसुलेशनल वेदरिंग हमने देखा था कि जो ड्यूरनल चेंजेस होते हैं, दिन और रात के टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से जो रॉक है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी एंड धीरे धीरे वेदरिंग की वजह से वो टूट जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, इसकी वजह से नीचे की डायरेक्शन में वो गिरेगी एंड धीरे धीरे जो वैली है, जो ऐसे ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर में थी, ये वी शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले सिर्फ एक रिवर चैनल फ्लो कर रही है जो कि काफी डीप है। धीरे धीरे जो ब्लॉक यहाँ पे थे, ग्रेविटेशन फोर्स एंड वेदरिंग की वजह से वो टूट गए एंड वाइडन हो गई रिवर वैली। एंड जो प्रॉपर वी शेप्ड या फिर यू शेप्ड जो रिवर वैली है वो फॉर्म हो गई। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, पहले एक रिवर फ्लो कर रही है एंड धीरे धीरे वो इतनी ज्यादा वाइडन हो गई है। तो ये हमारी वी शेप वैलीज होती है जो कि यूथफुल स्टेज पे फॉर्म होती है रिवर में। इसके बाद आता है वाटरफॉल। अब हमने देखा था कि जो रिवर वाटर फ्लो कर रहा है वो हार्ड रॉक के ऊपर फ्लो कर रहा है। ये हार्ड रॉक जो ऊपर वाली सरफेस पे रॉक होती है, उसके नीचे सॉफ्ट रॉक होती है जिसका इरोजन आराम से हो सकता है। तो जो वाटरफॉल्स होती हैं वो डिफरेंशियल इरोजन की वजह से बनती है। डिफरेंशियल इरोजन, अब डिफरेंशियल यहाँ पे वर्ड में ही है कि डिफरेंस डिफरेंस किस किस चीज में आ रहा है, हाइट में आ रहा है एंड टाइप ऑफ रॉक में आ रहा है। अब ये जो हमारी ओवरलाइंग रॉक है, एकदम से जब यहाँ से वर्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में ज्यादा पानी फ्लो कर रहा होता है, हाइट में डिफरेंस की वजह से जब वो हैंगिंग वैली से नीचे गिरता है, उसकी वजह से जो इरोजन होता है डिफरेंशियल इरोजन बोलते हैं। मतलब बेसिकली ऊपर से पानी आ रहा है, हार्ड रॉक जो है उसको वो ज्यादा इरोड नहीं कर पा रहा है, उसके बाद वो नीचे गिर रहा है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है। जो अंडरलाइंग रॉक है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो इरोजन यहाँ पे अंडर कटिंग हुई है, क्योंकि वो सॉफ्ट रॉक है इसलिए उसकी वेदरिंग आसानी से हो गई एंड हेंस वो वाटरफॉल फॉर्म करते हैं। वाटरफॉल एक तो डिफरेंशियल इरोजन हमने देख लिया, उसके अलावा फॉल्ट लाइन्स तो नेचुरली है, उनमें से वाटर सीपेज होता है, उसकी वजह से भी वाटरफॉल्स फॉर्म होते हैं। एंड जो हैंगिंग वैली का कॉन्सेप्ट होता है कि ऊपर जो ग्लेशियल स्नो है वो धीरे धीरे मेल्ट कर रही है एंड स्टीपर स्लोप्स की वजह से नीचे की तरफ आ रही है हैंगिंग वैलीज में से, एंड एंड पे आके जब वो हाइट में डिफरेंस आता है रॉक्स की तो वो गिरती है एंड वाटरफॉल हमारी क्रिएट होती है। तो ऐसे तीन तरीके से हमने देखा कि वाटरफॉल्स फॉर्म होते हैं, डिफरेंशियल इरोजन, फॉल्ट लाइंस एंड देन हैंगिंग वैली। उसके बाद आता है मेच्योर स्टेज।
तो यूथफुल स्टेज पे हमने देख लिया वाटरफॉल्स फॉर्म हो रही है, वी शेप्ड एंड यू शेप्ड वैलीज, एंड जैसे जैसे टाइम के साथ ये इरोजन और ज्यादा होता जाएगा, वैसे वैसे ये और ज्यादा इरोजन होने की वजह से जो डेप्थ है इन वैलीज की वो बढ़ जाएगी, एंड धीरे धीरे कैनियंस और जो जॉर्जेस होते हैं वो ऐसे ही फॉर्म वी शेप्ड एंड यू शेप्ड वैलीज से फॉर्म होते हैं। उसके बाद हमने देख लिया इंटरलॉकिंग स्पर्स कैसे काम करते हैं हिमालयन रीजन में इन द यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर। तो 3 से 4 ये लैंडफॉर्म्स है जो कि यूथफुल स्टेज पे फॉर्म होती है। इसके बाद आता है मेच्योर स्टेज ऑफ रिवर। यहाँ पे 2 टाइप का इरोजन, यहाँ पे लेटरल इरोजन काम करता है एंड डिपोजिशन काम करता है। लेटरल इरोजन मतलब कि जो वाइडनिंग है, जो विड्थ है हमारे रिवर की, वो इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे इरोजन होता जा रहा है। अब पानी आ रहा है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो आसपास जो लूज सॉइल है वो उसके अंदर गिरती जाती है, इरोड होती जाती है, एंड सेडिमेंट्स की तरह वो कैरी अवे हो जाती है, जिसकी वजह से जो विड्थ है हमारी रिवर की वो इंक्रीज हो जाती है। एंड देन लेटरल डिपोजिशन, कि जो सेडिमेंट है उसका एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन की वजह से जो रिवर चैनल है उसकी विड्थ कम होती जा रही है, जो हम जिसकी वजह से फ्लड प्लेन्स हमारे फॉर्म होते हैं, भांगर खादर जो हम देखते हैं इंडो गंगेटिक रीजन में। अब इसी मेच्योर स्टेज पे मियांडर्स फॉर्म होते हैं इरोजन और डिपोजिशन की वजह से, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे रिवर चैनल में बेसिकली कर्व्स फॉर्म होते हैं, एंड कर्व्स जब कुछ टाइप ऑफ कर्व जो है वो सेडिमेंट बीच में इकट्ठा होने की वजह से कट ऑफ हो जाता है पेरेंट रिवर से, तो ऑक्सबो लेक फॉर्म होते हैं। एंड देन जहां पे डिपोजिशन हो रहा है एंड इरोजन हो रहा है, इसकी वजह से न्यू फर्टाइल एरिया हमारा बनता है जिसको हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। जैसे कि इंगो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन में हम देखते हैं रिवर्स फ्लड प्लेन्स फॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले आते हैं मियांडर। अब मियांडर ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता है, सबसे पहले तो वेलोसिटी में जब फ्लक्चुएशंस आती है उसकी वजह से धीरे धीरे जो रिवर की डायरेक्शन है वो चेंज होने लगती है, या फिर किसी बीच में ऑब्स्टेकल के आने से धीरे धीरे जो रिवर की डायरेक्शन है वो फ्लक्चुएट होने लगती है, स्ट्रेट रिवर से धीरे धीरे वो कर्व्स की तरफ जाने लगती है। अब यहाँ पे जो बाहर की तरफ का एंड है, यहाँ पे जब पानी आता है तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, टक्कर होती है, एंड इसकी वजह से इरोजन यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो इनर बेंड वाला एरिया आता है, यहाँ पे वेलोसिटी फिर से सबसे कम हो जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती आती है, यहाँ पे सबसे कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से जो इरोड पार्टिकल्स वो लेके आया था यहाँ पे वो डिपॉजिट करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले इतना था, ये बी क्यूब, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो डिपोजिशन होते जा रहा है। तो ऐसे ही जो कर्व्स फॉर्म हो रहे हैं, डिपोजिशन और इरोजन हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फ्लड प्लेन्स है वो यहाँ पे एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे फ्लड प्लेन्स फॉर्म होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे जब कर्व्स आ रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ से इरोजन हो रहा है, बट कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें जैसे ये एंड है और ये एंड है, ये कितना पास है, बट अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है हमारा कट ऑफ हो जाता है पेरेंट रिवर से। अब जो कट ऑफ एरिया है उसी को हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं, जो कि अबैंडन चैनल एक तरीके से बन गया। जो पेरेंट रिवर है, डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले एंड सिल्ट की वजह से इन 2 पार्ट्स पे जो क्लोज एंड्स हैं उनपे एक्यूमुलेशन की वजह से ऑक्सबो लेक हमारा बन गया। तो मियांडर हमने देख लिया, प्रोनाउंस्ड कर्व है, लूप है इन दी कोर्स ऑफ रिवर चैनल। आउटर बेंड जो होता है, ये आउटर बेंड जो निकल रहा है यहाँ पे, इसको हम मियांडर बोलते हैं, एंड जो इनर बेंड होता है उसको क्लिफ स्लोप स्लाइड बोलते हैं, जहाँ पे हमारा डिपोजिशन सबसे ज्यादा होता है। तो ये इरोजन और डिपोजिशन की जो साइकिल है, इसकी वजह से मियांडरिंग होती है, एंड इरोजन और डिपोजिशन की वजह से फ्लड प्लेन्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होता है। अब आता है इंसाइज्ड या फिर इंट्रेंच्ड मियांडर्स। अब इन मियांडर्स से हमारी जॉर्जेस या केनियंस फॉर्म होते हैं, ये ऐसे टाइप ऑफ, इसमें और नॉर्मल मियांडर्स में इतना ही डिफरेंस है कि जो इंट्रेंच्ड मियांडर्स हैं हमारे, ये हार्ड रॉक के ऊपर जब जाते हैं, हार्ड रॉक को कट करते हैं, वहां पे हम इसको इंट्रेंच्ड मियांडर्स बोलते हैं। नॉर्मल जो रिवर वैली है, नॉर्मल रॉक्स के ऊपर जब रिवर फ्लो कर रही है, मियांडर्स फॉर्म कर रही है, तो उधर सिर्फ उसको मियांडर्स बोलते हैं। तो जो हार्ड रॉक के ऊपर जब रिवर वैली मियांडर्स फॉर्म करती है, उसी से केनियंस और जॉर्जेस फॉर्म होते हैं। इसके बाद आता है ऑक्सबो लेक, जो इनर एंड होता है, जो इनर एंड है, इनकी क्लोजनेस की वजह से जब डिपोजिशन होता है, जो अबैंडन हो जाता है एक चैनल, उससे हमारा ऑक्सबो लेक फॉर्म हो जाता है, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मेन चैनल, एंड इट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट वाटर बॉडी।
जो कि धीरे धीरे स्वैम्प में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स में हम देख सकते हैं जो साउथवर्ड शिफ्ट है हमारी गंगा का, वहां पे बहुत ज्यादा मियांडर्स फॉर्म होते हैं, जहाँ पे सिल्ट और क्ले के एक्यूमुलेशन की वजह से ऑक्सबो लेक फॉर्म होते हैं। फिर आता है पॉट होल। अब पॉट होल कुछ नहीं होता है, पॉट होल जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, एक जो सेडिमेंट्स और रॉक पार्टिकल्स आ रहे हैं छोटे छोटे पानी के साथ, धीरे धीरे वो इकट्ठे होते हैं, हल्का सा डिप्रेशन फॉर्म होता है जिसमें वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब के पानी के मूवमेंट की वजह से वो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब इन सर्कुलर डिप्रेशंस में जब वो थोड़ा 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 मूव करते हैं, उसकी वजह से ड्रिलिंग होने लगती है धीरे धीरे, एंड स्वर्लिंग वाटर एक्शन की वजह से वो जो रॉक बेड है उसमें छोटा सा गड्ढा फॉर्म हो जाता है, जैसा कि आप इधर देख सकते हो, जिसको हम पॉट होल्स बोलते हैं। तो धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ये जो पॉट होल ड्रिलिंग हम बोलते हैं, जैसे जैसे डिप्रेशन है इसका साइज बढ़ता जाता है फ्लोइंग वाटर के साथ। इसके बाद आता है ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर में हमारी फ्लैट वैलीज फॉर्म होती हैं, डेल्टा फॉर्म होते हैं, टेरेसेस फॉर्म होते हैं। कंटिन्यूअस डिपोजिशन और वाइडनिंग वैली की होती जाती है, जैसे जैसे इरोजन बढ़ता जाता है, डिपोजिशन बढ़ता जाता है। तो हमने यूथफुल स्टेज में देखा, मेच्योर स्टेज में देखा, डिपोजिशन और इरोजन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूड डिपोजिशन हो रहा है, और हमारी जो वैली है वो वाइडन होती जा रही है, जो फ्लड प्लेन्स है। डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं हम व्हेन अ रिवर रीचेस अ वाटर बॉडी एंड इट डिपॉजिट्स its sediments and forms triangular deltas। बहुत सारी डेल्टास जब बन रही हैं एक रिवर में से, एंड देन इवेंचुअली वो मीट करती है रिवर के दूसरे एंड को। टेरेसेस ऐसे फ्लड प्लेन्स के रेमिनेंट्स हैं जो कि पहले हायर एलिवेशन पे थे, जो कि एक तरीके से प्रीवियस स्टेज दिखाते हैं जब शिफ्ट आ जाता है रिवर के डायरेक्शन में। तो जो बचा हुआ एरिया रह जाता है, पिछला एरिया जो फ्लड प्लेन का रह जाता है, उसको टेरेसेस बोलते हैं। वैलीज हमने देखा है, यू शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड वैलीज, जिनसे इवेंचुअली जॉर्जेस और केनियंस फॉर्म होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वाइड फ्लैट रिवर वैली, रिवर वैली। इन्फ्लुएंस क्या करते हैं रिवर वैली फॉर्मेशन में, कैसा रॉक है, हार्ड रॉक है तो इरोजन कम होगा। हार्ड रॉक इरोजन जिसमें मियांडर्स फॉर्म होने से केनियंस फॉर्म होते हैं। स्टीपर अगर वैली है तो ज्यादा इरोजन होगा। सॉफ्ट रॉक है तो ज्यादा इरोजन होगा, एंड हेंस वाइडर वैलीज फॉर्म होंगी। क्लाइमेट कैसा है, फ्रीजिंग थॉइंग साइकिल, वार्म है या वेट है क्लाइमेट, जिसकी वजह से इरोजन डिपेंड करता है। रेनफॉल कितना ज्यादा है, ह्यूमिड क्लाइमेट्स में रेनफॉल ज्यादा होगा तो ज्यादा कैपेसिटी में जो रिवर है वाटर कैरी करेगी, जिससे इरोजन भी ज्यादा होता जाएगा वेलोसिटी में इंक्रीज की वजह से। टेक्टोनिक एक्टिविटीज वो भी डिसाइड करती है कि कितना ज्यादा जो जॉर्जेस है वो फॉर्म हो रहे हैं। तो रिवर वैली फॉर्मेशन में हमने देखा वी शेप वैली, यू शेप वैली, वर्टिकल डाउन कटिंग होती है। उसके बाद लेटरल इरोजन हम देखते हैं कि वॉल्स ऑफ दी स्ट्रीम्स बिकम मोर प्रोमिनेंट, वैली फ्लोर जो है वो फ्लैटन आउट हो जाता है। इसके बाद यू शेप वैलीज विद ब्रॉड बेस एंड अ कॉन्केव स्लोप। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टेरेस हमने देखा कि जो पुराना एरिया था फ्लड प्लेन का, जो कि थोड़े एलिवेशन पे था, एंड जैसे जैसे रिवर का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता जाता है अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, तो जो पिछला एरिया रह जाता है, फॉर्मर वैली फ्लोर जो है, रेमिनेंट जो है, एक तरीके से पुराना फ्लड प्लेन जो है, उसको हम टेरेसेस बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेसेस देख सकते हो, पेयर्ड और अनपेयर्ड। एक सेकेंड आप पॉज करो। रिवर टेरेसेस जो सरफेस होता है मार्किंग द ओल्ड वैली फ्लोज फ्लड प्लेन। वर्टिकल इरोजन से होता है, तो वी डिस्कस हॉरिजॉन्टल लैटरल इरोजन एंड वर्टिकल इरोजन। तो पेयर्ड एंड अनपेयर्ड कब होने वाला है? तो ओवरऑल जब यूनिफॉर्मिटी रहेगा वर्टिकल वर्टिकल इरोजन में, यहाँ से तो पेयर्ड हो जाएंगे, अनयूनिफॉर्मिटी अनपेयर्ड। सेम एलिवेशन ऑन ईच साइड ऑफ द रिवर। तो कैसे देख सकते हैं इसको कि ये वाला जो है ये हिल हो गया, जैसे जैसे ये फ्रंटल साइड है, जैसे जैसे रिवर फ्लो करते हैं इट कट्स इनटू द वैली, और डीपली कट होता है धीरे धीरे, तो इक्वल होगा दोनों साइड में, तो पेयर्ड, अनइक्वल होगा तो अनपेयर्ड।
Fluvial erosion. In the course of the geological time, reduces land almost to base level, leaving so little gradient that essentially no more erosion conductor. Fluvial, last level तक एकदम माइक्रो सैंड सिल्ट वहां तक. डेल्टा आर लाइक अ एलुवियल फैन. Example, largest delta, one largest delta, Bay of Bengal. They are at a mouth of the river, or it is a final location of a depositional activity of the river. Unlike the alluvial fan, deposit makes up a delta very sorted, well sorted and clear stratification. Sand बहुत minute रहते हैं, इसलिए delta they are also used for the cultivating purposes. जैसे सिंधु खाली, संदेश खाली आइलैंड इन डेल्टा, जहां पर अभी एक प्रोटेस्ट भी चल रहे थे इन वेस्ट बंगाल, वो भी एलुवियन फाइल के बनने पे. The coarser material settles out first शुरू में, उसके बाद with maturity when it reaches the delta वहां finer material like silt and clay are carried out. flood plain valley एक तरह से डिपोजिशन डेवलप्स अ फ्लड प्लेन जस्ट लाइक इरोजन मेक्स वैली. तो खद्दर एंड भंगर एक तरह से फ्लड प्लेन हो गया. इंडो इंड गैंजेटिक प्लेन उसके एग्जाम्पल हो सकता है. नेचुरल लेवी are found along the banks of the large river. तो we discuss about the point bar, किस डायरेक्शन में रहते हैं, स्पीड कैसा होता है, डिपोजिशन और इरोजन किस तरफ कौन से डायरेक्शन में होता है रिवर के. तो वैसे नेचुरल लेवी फाउंड along the banks of the large river, they are low, linear and parallel ridges of course deposit along the banks of the river. Natural levy. अब अगर फर्क किया जाए दोनों में कि नेचुरल लेवी और पॉइंट बार में क्या डिफरेंसेस है, तो पॉइंट बार वहां होता है जहां पर एक तरह से मेंडर बार होता है, लेकिन जो लीवी होते हैं दे रन पैरेलल. जैसे मेंडरिंग ऐसे होता है स्नेक लाइक डायरेक्शन में. तो जहां पर डिपोजिशन होगा और इरोजन होगा तो डिपोजिशन में आपका पॉइंट बार हो जाएगा. हाँ, और नेचुरल लेवल रहेंगे. फॉर एग्जांपल ये सीधा है, पैरेलल है, तो दोनों साइड में भी नेचुरल लेवल रहते हैं. तो दोनों में डिफरेंस है. They are formed over time as sedimentary deposit during the floodplain. Natural levee are made up of earth and prevent river from flooding cities in storm surge. Alongside the large river or parallel with them. They are coarser than the deposit spread by flood water away from the river. Natural levee and point bar. Different type of canyon. Canyon vertical direction का erosion का बात होता है. कैनियन फॉर्मेशन होता है इन अ वेरी यंग एज. तो गंडीकोटा पूछा था प्रीलिम्स में. पेन्नर रिवर आंध्र प्रदेश. गन गनगनी डंगा वेस्ट बंगाल. चंबल राजस्थान. साधन वैली महाराष्ट्र. सह्याद्री माउंटेन रीजन्स. जांस्कर लद्दाख. स्पीति हिमाचल प्रदेश. पैपी हिल लैटनम कैनियन मेघालय. मेकेडेटू जॉर्ज कावेरी रिवर कर्नाटका. सतकोशिया उड़ीसा. सतकोशिया. नुब्रा वैली लद्दाख. साइलेंट केरला. फ्लावर्स उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट. वैली ऑफ फ्लावर्स, तो वैली ऑफ फ्लावर्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर. कांगड़ा हिमाचल प्रदेश. तो वी कैन रिमेम्बर दिस. ड्रेनेज बेसिन. अब ड्रेनेज बेसिन मतलब ओवरऑल रिवर, मतलब रिवर सिस्टम मतलब सिर्फ सिंगल रिवर नहीं होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ. तो पूरे जो कैचमेंट एरिया है ड्रेनेज एरिया है उसको बोलते हैं रिवर बेसिन, ड्रेनेज बेसिन. स्ट्रीम्स एंड रिवर एंड लैंड सर्फेसेस. क्लोज ड्रेनेज बेसिन
the water converges to a single point inside the basin known as sink और permanent lake होता है. For example, Lake Aral, Dead Sea. यहाँ पर हम बोल सकते हैं उसे कि the क्लोज origin ड्रेनेज सिस्टम है ये. प्लस ड्रेनेज एरिया प्लस डेल्टिक, तो ये तीनों जो फिनोमिनन होते हैं रिवर के, जहाँ से ओरिजिन हुई, फिर जो कैचमेंट एरिया है पूरा प्लेन्स में से ऊपर गुजर रही है, उसके बाद जो ओक्सबो लेक, विंटर सब कुछ बनाते हुए जब डेल्टा पे जाती, पूरा जो उसका पूरा रीजन का होता है पूरा उसको बोल। बेसिन, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं उसको, सभी चीज. ड्रेनेज डिवाइड. Adjacent drainage basin are separated by another form of drainage divide. It is usually a ridge or high platform, mainly in the youthful topography, not well marked in plains and senile topography. इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, दो रिवर का एग्जांपल लेते हैं। पहला लेते हैं हम चंबल। तो चंबल रिवर जो है जब जाती है तो चंबल जो रेवाइंस है वो ऐसा ड्रेनेज बेसिन का काम करते हैं, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट जो है वो टिल्ट हो जाती है। दूसरा हम लेते हैं यमुना का एग्जांपल, अरावली। अरावली इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ ड्रेनेज डिवाइड, जिसकी वजह से जो यमुना यमुना है दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाती है। जब आप बात करते हैं जेएनयू कैंपस, जेएनयू कैंपस इज अ लोकेशन वेयर, बोलना बोलना. क्या लगा दिया फोटो दिखा रहे, फोटो दिखा रहे. ठीक है। तो जेएनयू कैंपस इन दिल्ली, देयर आर ये दी प्लेसेस, हाँ देयर आर द प्लेसेस वेयर यू कैन इजीली सी द ड्रेनेज बेसिन ऑफ यमुना, जहाँ से यमुना होकर जाती थी। लेकिन बाय द टाइम द अरावली, अरावली का जो एरिया है वो इतना ज्यादा, हम बोल सकते हैं हाईलैंड एलिवेटेड हो गया कि जेएनयू कैंपस से हट करके फिर ओखला की तरफ से जाने लगी। सो दिस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ ड्रेनेज बेसिन, जो आप आज के टाइम पर भी देख सकते हैं। ड्रेनेज बेसिन ये हो गया, और दोनों के बीच में डिफरेंसेस है. हाई अल्टीट्यूड तो ड्रेनेज डिवाइड होती है, ये ड्रेनेज डिवाइड होती है, ये ड्रेनेज डिवाइड, ये बेसिन. डिफरेंस बिटवीन a river basin and watershed. रिवर बेसिन वाटरशेड एरिया ऑफ लैंड, पर्टिकुलर बॉडी, वाटर बॉडी, लेक, स्ट्रीम एक्सेट्रा होता है. वाटर ड्रेन्स इन लार्ज रिवर, रिवर बेसिन में होता है. लेकिन जो वाटरशेड है, स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, स्ट्रीम, लेक और वेटलैंड का बात है. छोटे को वाटरशेड बोलेंगे, इसे वाटरशेड कंजर्वेशन, छोटे. और रिवर बेसिन बिग, रिवर ड्रेनेज की बात होता है. वाटरशेड ऑफ सेवरल इज ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा. भब्बर प्लेन्स लोकेटेड साउथ शिवालिक, स्टार्टिंग होता है ग्रेवल होता है, अनसॉर्टेड सेडिमेंट होता है जैसे. ये वाला. तो शुरू में यंग फॉल माउंटेन स्टार्टिंग यंग एज होता है, तो भब्बर ग्रेवल होंगे, अनसॉर्टेड एरिया होंगे, टेराई मतलब यहाँ पर वेट लैंड प्लस वाटर सीप भी करेंगे, मार्शस लैंड होंगे. फिर जब रिवर वैली में जाएंगे तो खद्दर एंड भंगर, तो भंगर हो जाएंगे ओल्ड और खद्दर हो जाएंगे, ये अगर रिवर वैली है. फॉर एग्जांपल वर्टिकल डायरेक्शन देखो सामने से, तो जस्ट डिपॉजिट हो रहा है जो, वो खद्दर है अलोंग द बेस, अलोंग द रिवर साइड. और भंगर हो जाएंगे थोड़े दूर ओल्ड. इसी में डिफरेंस है. और इसका जो हम बात कर सकते हैं, जो खादर होते हैं ये लेटरल मोरेन्स जो होते हैं, जो हम्म. बिल्कुल नदी के चारों जो दोनों साइड पर जो बाउंड्री हम्म. होती है वहां पर डिपॉजिट होते हैं। और हम्म. जब यही जो खद्दर है यही दूर चले जाते हैं तो इन्हीं को भांगर का रूप बोल देते हैं। हम्म. जैसे इसमें बबर ट्रैक में ग्रेवल अनसॉर्टेड सेडिमेंट वी डिस्कस, नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि ग्रेवल है, अनसॉर्टेड है, सेडिमेंट है. बिग ट्री होंगे, लार्ज फ्रूट रहेंगे. टेराई में वापस से आ जाएंगे तो हाई रेनफॉल, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, तो मार्शी लैंड रहेंगे, ट्रैक्ट पीट सॉइल रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में हाई रिच इन ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर, सुटेबल फॉर व्हीट राइस कल्टीवेशन. भंगर ओल्ड और खद्दर न्यू. जस्ट अलोंग द साइड जब बनते हैं एलुवियल डिपॉजिट होता है हर साल, तो इट इज खद्दर. कंप्राइज ऑफ द सिल्ट, मड, क्ले, सैंड, माइन्यूट पार्टिकल्स रहेंगे, सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, राइस, व्हीट. और जो ओल्ड हो जाएंगे इट इज ह्यूमस रहेंगे, फिर दे लाई अबव द फ्लड लिमिट, हाई यील्ड देंगे क्योंकि मिनरल्स ह्यूमस दोनों में होंगे. बस फर्क ये है कि खद्दर न्यू है, भंगर ओल्ड है. तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर रहेंगे उसे कंकड़ बोला जाता है, विच इज इम्प्योर. तो भब्बर
हिली के नीचे में, टेराई थोड़ा बाद में, भंगर ओल्ड, खद्दर न्यू. That's all for today. We will continue with the geography series starting with the deposition and erosion due to the ice cryosphere. जो टुनटुन सरकार